नमस्कार, मैं हूं नितेंद्र कौशिक और आज हम लोग एक ऐसे शख्सियत से बात करने वाले हैं जिन्हें कोई परिचय का मोहताज नहीं है बिहार शरीफ के लिए। ये लंबे वक्त से एजुकेशन क्षेत्र में रहे हैं, सोशल वर्क में रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बोले जाते हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है, एक बड़ा नाम है शहर में। और अभी फिलहाल वो दैनिक जागरण के जिला ब्यूरो प्रमुख भी हैं। और आप इतना से समझ चुके होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में, रजनीकांत सिन्हा जी का। रजनीकांत जी, आपका इस स्वागत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले जो है हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि आप एजुकेशन लाइन से अचानक पत्रकारिता लाइन में आने का क्या कारण रहा? ऐसी क्या बात हुई जो कि आप एजुकेशन लाइन से डायरेक्ट आप इधर पत्रकारिता लाइन में आ गए? ऐसे भी सवाल आपसे बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा, फिर से मैं पुनः एक बार ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये सवाल बहुत ही मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाता है कभी कभी। 2007 में जब दिशा इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने शुरू किया था बिहार शरीफ में, और काफ़ी फ्लोरिश कर रहा था, काफ़ी अच्छा था भी। और एक नाम था, 2008 में भूटान के प्रधानमंत्री आए थे, क्योंकि कोचिंग में रहने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपका सोशल कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छा होता है। और उस वक्त ब्यूरो चीफ दैनिक जागरण के प्रशांत सिंह थे, तो उन्होंने हमको कहा कि चलो आप साथ में एक इंटरव्यू करना है, वहाँ पर भूटान के प्रधानमंत्री आने वाले हैं और कुछ फॉरेन डेलीगेट्स होंगे, तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप साथ चलें। और वहाँ पर मैं गया और जाने के बाद मेरी जो बातचीत हुई, मुझे ये बताया गया कि ये दैनिक जागरण से। दूसरे ही दिन अखबार में खबर छप गई, 79 के बाद बदल गया बिहार। तो सिर्फ बिहार ही नहीं बदला, उस दिन रजनीकांत का करियर भी बदल गया। अखबार में मेरा नाम चला आया, दैनिक जागरण में रजनीकांत। तो उसके बाद से इसको आप कह सकते हैं कि एक्सीडेंटल जर्नलिज्म जो है, कब मेरा जुनून बन गया, कब शौक से हम इसको अपने गंभीरता से करियर में बसा बैठे, ये पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, पता नहीं ये सवाल आपके सामने आया है या नहीं आया है। मेरा ये सवाल है क्या कि अभी जब से आप पत्रकारिता लाइन में हैं, क्या कभी आप पुराने दिनों को अपने जो छात्रों के बीच में, जो आप एक लोगों को बीच में जो पढ़ाते थे, लोगों का एक जो बच्चों के बीच में आपका जो क्रेज़ था, जो आप एक डिवाइन एक रास्ता जो दिखा रहे थे, क्या आप वो मिस करते हैं? बिल्कुल मिस करते हैं। मेरे ख्याल से जो टीचिंग लाइन होता है, इसमें बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, आप खुलकर बात कर पाते हैं, संवाद होता है, इंटरेक्शन होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ ऑफिस जाना है या जो आपका संबंधित कार्य है वही करना है। लोगों के बीच में आप बात रखते जरूर हैं, मगर उस ढंग से नहीं रख पाते हैं जिस ढंग से आप बच्चों के बीच में इंटरेक्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मिसिंग पॉइंट तो है और वो ताउम्र रहेगा। मेरा एक सवाल और उसी से जुड़ा हुआ है कि आपका दो हिस्सों में, मैं व्यक्तिगत दो हिस्सों में आपके लाइफ को पिछले 15-16 सालों से देखा। एक है आप टीचर, एक शिक्षक, आप जो रहे शिक्षाविद रहे, एक वो आपकी लाइफ थी। एक आप आज पत्रकार हैं, उसके एक लाइफ है। दोनों के बीच में आप दोनों अपने नज़रिए से इस शहर और इस जिला और इस राज्य को कैसे देखते हैं? आप जब शिक्षक थे उस समय आपको क्या लग रहा था, आज पत्रकार हैं तो आपको क्या लग रहा है? क्या बदलाव आया है या वैसे के वैसे ही है? क्या आपको इसमें लगता है? नहीं, बदलाव तो निश्चित रूप से आया है। जब हम टीचिंग लाइन में थे तो उस समय केपीयूज और बीपीयूज इंडस्ट्री का बहुत बड़ा क्रेज था। तो मुझे लगता था, जब दिल्ली बेंगलोर से हम बिहार शरीफ आए, हमको लगा एक नया सिस्टम होगा, एक नया माहौल होगा बिहार में। काफ़ी बदलाव आया है, बहुत कुछ बदल जाएगा। और जब पत्रकारिता में आए तो हमको लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। यकीन मानिए 14 साल में हम सिर्फ नौकरी ही कर सके, कुछ ना बदल पाए, ना ही पत्रकारिता कर पाए। मतलब मैं फ्रैंकली बोलता हूँ कि ये 14 साल में सिर्फ मैंने नौकरी की है। नौकरी कैसे बचाना है, मतलब अब तो ये आप कह सकते हैं कि हर कोई मैनेज करने में लगा हुआ है, चाहे वो सरकार का तंत्र हो, चाहे वो चौथा पिलर हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, विधायिका हो। हर का अपना अपना रोल तो है, मगर जहाँ तक मुझे लगता है कि जो समाज में एक परिवर्तन हम ला सकते थे वो नहीं ला पाए। हाँ जी, मेरा अभी भी एक पॉइंट जो है उसमें मिसिंग लग रहा है हमको कि मतलब आप शहर और जिला और राज्य को
चाहे वो राजनीतिक परिदृश्य हो, चाहे वो एजुकेशन परिदृश्य हो, डेवलपमेंट परिदृश्य हो, उसमें आप इन दो अपने कार्यकाल के अनुभव में कहाँ पाते हैं इनसे? चीज़ों में बदलाव आया है। अब बहुत सारी चीज़ तो कागजी बदलाव है, जो शहर देखे या जिला देखे या राज्य देखे। मेरे ख्याल से हम जिस शिक्षा के बहुत बड़े स्तर की बात करते थे, 1974 के दशक में जेपी आंदोलन का जो मूवमेंट था, उससे पहले की बात हो या बाद की, उतना एग्जैक्ट मुझे ईयर नहीं पता है, मगर एक बात कही गई थी कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। तो हमको लगता है शिक्षा के स्तर पर हम बहुत बैकफुट पे हैं। जो होना चाहिए वो वास्तविकता नहीं है। गुणवत्ता की बात करें, वहाँ पर हम लोग मिस करते हैं। जो एक बच्चों में पढ़ा करके सिर्फ डिग्री देकर बाहर निकाल दिया जाता है, तो मुझे लगता है वहाँ पर हम स्किल्ड बच्चों को नहीं ला पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे जॉब प्लेसमेंट की बात हो या स्किल डेवलपमेंट की बात हो या तमाम चीज़ों की बात हो, वहाँ पर मुझे लगता है कि हम लोग बहुत न्याय नहीं कर पाए हैं बच्चों के साथ में। और दूसरा है कि जो शिक्षा की प्रणाली है, उसमें भी बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, MBA MCA बच्चे कर रहे हैं, डिग्री मिल रहा है, आप स्किल्ड बच्चे ला नहीं पाते हैं। आपके पास जॉब के लिए जो एक पैरामीटर तय होना चाहिए बच्चों के साथ में, वो नहीं कर पाते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। हाँ, शिक्षण संस्थान खुले हैं, एक तो ये बातें हो गई। दूसरा है कि अगर आप और सोशल लाइफ की बात करें तो सोशल लाइफ नहीं है। आप अपने ज़िले में देख लें, बहुत सारे चीज़ हैं, सोशल लाइफ आप जी नहीं पाते हैं। आपके पास डिफरेंट इतनी चुनौतियां हैं कि आप कुछ कर ही नहीं पाते। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं। हाँ, एक सुकून जरूर है कि टूरिज्म पे बहुत काम हुआ है, मगर उसके एग्जीक्यूशंस पे मुझे असंतोष है। इंडस्ट्रीज तो बहुत बड़ी है पर्यटन की, मगर आप उसको आम जन तक जोड़ नहीं पाए, स्थानीय लोगों का जुड़ाव नहीं हो पाया। टूरिज्म एक इंडस्ट्री के रूप में जितना डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जबकि आप नासिक चले जाइए, आप त्र्यंबकेश्वर है, रामेश्वरम है, आप चेन्नई चले जाइए, शंकर नेत्रालय है, आप तिरुपति जाइए, बालाजी है, आप वैष्णो देवी चले जाइए जम्मू कश्मीर का। तो ये जितने भी जगह हैं, जो स्पॉट हैं, अजमेर चले जाइए, ये सब अपने टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा विकल्प है और बहुत बड़ा राजस्व उससे आता है। मगर वो बिहार में क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। कागज पर डेवलपमेंट, एक आरोप लगता है, जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं पर्यटन के क्षेत्र में कुछ काम हुआ है, बट एक आरोप है नीतीश जी के, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कि भाई पर्यटन का सब जो उन्होंने जो डेवलपमेंट किया वो सब नालंदा में किया है, बाकी और किसी जिले में नहीं। इवन कि यहाँ पे नवादा देख लीजिए या जहानाबाद देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे या लखीसराय हो गया, शेखपुरा हो गया, मतलब वो जो आप कह रहे हैं उसी चीज़ को मैं और उसमें ऐड किया कि वो अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। देखिए, आप चले जाइए भीम बांध, मुंगेर जिले में पड़ता है। आप पश्चिम चंपारण की बात कर ले, नवादा में ककोलत की बात हो रही है, और निश्चित रूप से उसको एक इस वाटर स्पोर्ट्स टूरिज्म के हिसाब से विकसित करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आरोप तो कुछ भी लोग लगा सकते हैं कि नीतीश जी ने अपने ही जिला को देखा है, ऐसा नहीं है। जहां पर संभावनाएं अधिक होती हैं, अब आपको मैं बताता हूं कि अगर 33 कोटि देवी देवताओं का संगम कहाँ है, तो राजगीर में है। बुद्ध महावीर का जो जर्नी है, उसका जो पूरा पाठ है, सिस्टम है, नालंदा में ही है। आप गुरु नानक की बात कर लें, आप राजगीर में उनका प्रवास रहा, बिहार शरीफ आए, फिर आगे बढ़े। सिख की बात करते हैं, पूरे भारतवर्ष में सूफीज्म की आप बात कर ले तो दिल्ली के बाद अगर कोई सबसे बड़ा सेंटर है तो वो नालंदा ही है, बिहार शरीफ है। बिहार शरीफ से ज्यादा सूफीज्म का कोई जगह नहीं है। अब नालंदा में इतनी संभावनाएं हैं, तो पहले इसको ठीक किया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। इसमें कोई इनजस्टिस नहीं है। इसमें एक आंकड़ा, मतलब जो जहाँ तक ऐसे आप आंकड़ा मेरे से बेहतर जानते हैं, लेकिन मुझे जो एक आंकड़ा मैं कहीं पढ़ रहा था कि पिछले 4 सालों में बिहार का जो टूरिज्म है, जो पर्यटन, ये जो आपका, उसमें बहुत गिरावट आया है, बहुत गिरावट आया है। जो कि पहले जितने पर्यटक आ रहे थे, वो अब उतने पर्यटक यहाँ आ नहीं रहे हैं। क्या लगता है, रीजन क्या लगता है? तो कोरोना का भी दंश झेलना पड़ा। दूसरा जो है ठहराव की व्यवस्था, इस पे फोकस होना चाहिए। तीसरा है जो इंटरनेशनल टूर पैकेज है,
उसका भी हिस्सा आपको बनाना पड़ेगा। जिस तरीके से ब्रांडिंग होनी चाहिए बिहार की, वो नहीं हो पाई है, और मैं मानता हूं कि ब्रांडिंग की बहुत बड़ी कमी है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि जो पर्यटन उद्योग के अधिकारी हैं विभाग के, उनकी इच्छा शक्ति की कमी है। अब आंकड़े तो गिनाए जा सकते हैं, चीजों को बताया जा सकता है, मगर जब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। आपने पूरा तसर सिल्क का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, हब है, उसको आपने उपेक्षित कर रखा है। आप 55 बीघा चले जाइए, वहाँ जो बावन बूटी जो पर्दे या साड़ियों की बात होती है, वो कभी राष्ट्रपति के भवन में टंगता था, वो आज वो भी जगह है। ऐसे बहुत सारे चीज हैं, आप ब्रांडिंग नहीं कर पाते हैं उसकी, तो ये तो सबसे बड़ी कमी का कारण भी है। दूसरा, कोरोना ने तो बहुत दंश दिया है। एक सवाल जो है मेरा, और यहाँ स्टेट लेवल पे है आपसे, कि ये आए दिन सवाल सब जगह से उठता है, पब्लिक से बीच में भी, और राजनीतिक गलियारे में तो वो कुर्सी का खेल होता है कि जब इस तरफ आते हैं तो कुछ और कुछ स्वर होता है, उस तरफ जाते हैं तो कुछ और स्वर होता है। मेरा सवाल है कि ये है कि बिहार जैसे राज्य में उद्योग नहीं है, कोई कल कारखाना नहीं है, और ऐसी स्थिति में 2016 तक जो आंकड़े थे कि आपका शराब से, दारू से यहाँ पर 5,500 करोड़ का रेवेन्यू होता था। बट ये जो शराबबंदी का जो है उसका भी असर आपका पर्यटन पे पड़ता है। क्या लगता है आपको कि क्या ये बंद रहना चाहिए, या गुजरात मॉडल की तरह, जिसकी मांग पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी भी करते हैं, कि उस मॉडल पे यहाँ पे चालू होना चाहिए, जिससे कि पर्यटन में पुनः, जैसे यहाँ पे इंडस्ट्री भी लगाने के लिए लोग आते हैं, तो उसके लिए भी वो जरूरी एक तरह से समझा जाता है कहीं भी, कि भाई उस तरह का माहौल जो हो, एक मीटिंग होती है तो उसमें उसकी जरूरत पड़ जाती है। तो क्या लगता है, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या ये सही है या इसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए? चेंजेस थोड़ा बहुत होना चाहिए, मगर मैं शराबबंदी का पूर्ण समर्थक हूँ। और अगर हम वैष्णो देवी जाते हैं तो एक आस्था के साथ जाते हैं, हम पीने के लिए नहीं जाते हैं। शंकर नेत्रालय हम इलाज करवाने के लिए जाते हैं। रामेश्वरम मेरा सदा आस्था है। टूरिज्म अगर ये विकल्प के रूप में देखा जाए कि इससे रेवेन्यू लॉस हुआ है, तो मेरे ख्याल से बिहार में इतना विकल्प है कि अगर उसको तैयार कर लिया जाए, ये शराबबंदी या शराब का जो खेल चल रहा है, आरोप या प्रत्यारोप, इसको बंद करना चाहिए। आप शराबबंदी को एक तरीके से समर्थन दीजिए, अच्छा है। जो घर बर्बाद हो रहा था वो अब थोड़ा सा स्थायित्व की ओर है। बहुत सारी चीजें हैं, ये सोशल जो एक एविल्स था उसको आप समाप्त कर रहे हैं, इसका मैं समर्थन करता हूं। अब राजस्व, चीनी मिल फैक्ट्रीज, जो चीनी फैक्ट्री रहा, मॉर्टिन वगैरह रहा, या आपके पास तो इंडस्ट्रीज कर सकते हैं, आपके पास विकल्प भी है, आपके पास जगह भी है, आप डिफरेंट स्कोप्स की इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश कीजिए। इस रेवेन्यू को फिल करने का तरीका ढूंढिए। इसका जो लॉस हो रहा है, इसको हम कहाँ भर सकते हैं। शराब का लॉस शराब नहीं हो सकता है, शराब का लॉस कुछ और भी हो सकता है। जो रेवेन्यू वो जा रहा है, उसको आप इंडस्ट्री में समाहित कीजिएगा। आप पर्यटन को इतना बड़ा इंडस्ट्री कर लीजिए कि उससे ही लोगों को फुर्सत ना मिले। मतलब आपके सीधे सीधे शब्दों में अगर समझना, हम दर्शक लोग या हम समझना चाहें, तो ये कि भाई शराबबंदी जैसे है यथावत रहे, बट बाकी जो एक अलग जो चीजें हैं, पर्यटन हो गया, या जो बंद पड़े मिले हैं, या वो चालू कीजिए ना, कारखाना कीजिए। आप आपके जैसे रेलवे कुछ फैक्ट्रीज है, रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। आप एक रतन टाटा का एग्जांपल ले लीजिए ना। टाटा ने क्या किया, पूरी दुनिया को उन्होंने दिखा दिया कि मैं एक शहर बसा सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है, आपके पूरे बिहार में इतना पोटेंशियल है कि हर जगह को आप चाहे तो सांस्कृतिक धरोहर या विरासत के रूप में देख लें, या पर्यटन के रूप में देख लें। आपके पास इंडस्ट्रीज के लिए जगह है। ये तो अब जो माहौल है, वो माहौल आप ही को ठीक करना होगा। अब आते हैं राज्य से, हम लोग अब शहर पे और जिला पे आते हैं। फिलहाल जो है शहर पे आते हैं, बिहार शरीफ शहर पे आते हैं। बिहार शरीफ शहर जो है, ये नगर निगम 15 साल हो गया गठित हुए, 3 मेयर हम लोग देख चुके हैं, ये चौथे मेयर का चुनाव इस बार हुआ है। बिहार शरीफ नगर निगम कहने को तो है, स्मार्ट सिटी भी हब है, बट क्या लगता है कि जितना इसको डेवलप होना चाहिए था, यहाँ पे ऐसी कमी आपको क्या दिखती है? हम बाकी चीजें, कमी आपको क्या लगता है जिसमें कि सुधार की गुंजाइश है? एजुकेशन तो आपने बोला एक ओवरऑल, वो पूरे बिहार की बात हो गई। शहर में आपको क्या लगता है कि ऐसा मतलब जो कमी रह गया, इस कमी को दूर किया जा सकता था पहले भी, या जो आपने इच्छा शक्ति की कमी बताई, क्या आज आने वाले जो अभी जो मेयर हैं, प्रत्याशी जो चुने गए हैं, उनके लिए क्या ऐसा आपका रहेगा कि हाँ भाई इसमें बदलाव आ सके? सबसे बड़ी बात क्या है ना कि 7 साल के बच्चे को अगर आप 5 साल का कपड़ा देंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, वो फिट भी नहीं बैठेगा। अनप्लान्ड सिटी था।
बेतरतीब बसावट रही है उसको आपने स्मार्ट सिटी में शामिल किया। आप तोड़-फोड़ भी करेंगे, कुछ व्यवस्था चेंज भी करना चाहेंगे, नई व्यवस्था को लाना भी चाहेंगे तो कहाँ करेंगे? पहली बात। स्मार्ट सिटी स्मार्ट वर्क में भी दिखना चाहिए। कागजों पर मैंने बार-बार कहा है कि बहुत सारे चीज़ तो सिर्फ कागज़ पे ही चल रहे हैं। आप अभी भी देख लीजिए कि स्मार्ट वर्क कल्चर नहीं है लोगों के बीच में। मेयर हो या निगम का कोई कर्मी हो या उसमें काम करने वाले लोग हैं, उनका खुद का वर्क कल्चर जब तक नहीं सुधरेगा, जब तक वो खुद स्मार्ट नहीं होंगे, वो शहर को स्मार्ट नहीं बना सकते हैं। अब मेयर आए हैं तो अब मेयर को ये, डिप्टी मेयर को ये पता होना चाहिए कि शहर की मूलभूत समस्याएं हैं क्या। आप मॉल बना लेंगे, आप थिएटर बना लेंगे, आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये घोषणा पत्र आपने दे दिया, हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है। अब उसके एग्जीक्यूशंस के लिए आपके पास क्या प्लानिंग हो तो आपको डिसाइड करना होगा। आपके पास कितना फंड है, आप 10,000 की बात कर रहे हैं, करोड़ों की बात कर रहे हैं, आपका फंड ही 50 लाख का है, तो फिर वो 50 लाख कहाँ से लाएंगे आप? प्लानिंग नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग जब तक नहीं होगा। आप स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए लोगों को भी स्मार्ट होना होगा। बहुत सारी चीजें, अभी जैसे सीवरेज प्लांट की बात हो रही है, ये कब का हो जाना चाहिए था, बिहार शरीफ में नहीं हो पाया। सड़कों की स्थिति आपसे छिपी हुई नहीं है। नल जल पे अगर 15 साल लग जाता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। एक नल जल के लिए आपको 15 साल लग रहा है, गड्ढे आपने खोद रखे हैं, आप दूरगामी सोच रखे हुए हैं कि ये एक बार पूरा शहर को खोद देंगे, उसके बाद फिर इसको लेवलिंग कर देंगे, उस बीच में लोग मरते रहे, दुर्घटनाएं होती रही, धूल जाते रहे, एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका बर्बाद होता रहे, लोग इन्फेक्टेड होते रहे, उसके बाद 5 साल के बाद क्या करेंगे? ऑक्सीजन देंगे? एक सवाल मेरा ये बनता है कि जो चुनाव अभी पिछले 3 चुनाव, या विधानसभा के चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, या इस बार नगर निकाय का चुनाव हो, इसमें पुराने लोग का जो है ज्यादा, मतलब लोग हारे हैं और नए लोग जीत करके आए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसको तो परिवर्तन के रूप में देख ही रहे हैं कि जो लोग हारे। एक चीज तो आप मान के चलिए, अब तो चुनाव वो कहता है ना कि ऐसे करके लोग देख रहे हैं कि मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, मगर वो दिख भी रहा है। पैसे का जोड़, लोभ, आरोप प्रत्यारोप, कुछ तो उनके जो हवा चल रही थी उसका रुख बदल गया। बड़े लोगों का कूदना ये सबसे ज्यादा घातक हो गया, बड़े बड़े दिग्गजों को नहीं आना चाहिए था। ऐसे कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पुराने लोग कहीं ना कहीं हारे हैं, तो अपने कार्य की वजह से ही हारे हैं। दूसरा जो लोग कर रहे हैं विकास विकास, ये विकास के कारण भी बहुत लोग हार गए। आप मानिए या ना मानिए, लोगों को लग रहा था कि ये जो नली गली और ये तमाम चीजें हैं 15 साल से चली आ रही थी। पुराने लोग हारे हैं अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। जब आप टेक इट गारंटेड कुछ ले लेते हैं कि ये तो मेरी ही संपत्ति है, तो वहां पे हार भी आपकी निश्चित है। लोकतंत्र में बदलाव हो रहा है, लोग सोच बदल रहे हैं, पुराने लोग अब नए वोटर से जुड़ रहे हैं, यूथ आ रहे हैं। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि बदलाव तो हो रहे हैं, बट एक चीज जो है बहुत जबरदस्त हावी हो रहा है, जो कि मैं पिछले तीनों चुनाव की जिसकी बात करूं, तीनों चुनाव में दिखा है, वो पैसों का खेल। पैसों का खेल तो, और पब्लिक जो डिमांड करती है कि हमें विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, बट वो पैसे में उस समय जो है अपना डेवलपमेंट पहले ही वो खो देती है 1500 और 500 रुपए के चक्कर। तो हम तो वही बोल रहे हैं ना कि जब आप पैसे पे डेवलपमेंट तो संभव नहीं है। या तो आप पैसा ले लीजिए या डेवलपमेंट ले लीजिए। लोगों ने पैसा लिया होगा तो डेवलपमेंट की बात ना करें, जो डेवलपमेंट की बात करे फिर पैसे की बात ना करें। अच्छा, चुनाव से ही संबंधित एक सवाल और है कि आपको क्या लगता है, यूथ अभी भी आगे नहीं आना चाहता, इसमें आपको क्या कमी लगता है, क्या रीजन है आपको? घर, मैंने अभी कहा कि घर का जो मुखिया है, जैसे मैं अपने बच्चों को ये कहता हूँ कि जो तुम्हारे मन का हो। अभी भी हम लोग पता नहीं बिहार में ये जो बीमारी है, बीमारी ही इसको कहेंगे, आदमी बूथ तक तो जाता है, पढ़ा लिखा हो या स्कॉलर्स हो, आप पूरा समीकरण देख लीजिए, बटन जब उसको दाबना है उस वक्त में जाति धर्म फिर याद आने लगता है, कहाँ उसकी शिक्षा चली जाती है, कहाँ बड़े बड़े बातें चली जाती हैं। अखबार में मतदाता दिवस के जब वो रैलीज वगैरह निकलती है तो भाषण तो लंबे लंबे होते हैं, मगर जब वोट डालना होता है तो फिर वहां पर कैंडिडेट का चेहरा नहीं दिखता, फिर जाति दिखता है। कहीं ना कहीं बिहार का ये कोड है और ये मेरे ख्याल से आने वाले कई वर्षों तक नहीं मिटने वाला है। एक नई क्रांति आएगी। अब जो नया जनरेशन के बाद का जो जनरेशन होगा शायद वो कुछ समझ सके। अब अभी तक तो मुझे समझ में नहीं आया कि लोग जाति से ऊपर उठ करके वोट कर पा रहे हैं। अच्छा, एक आपका एक पोस्ट मैंने फेसबुक पर देखा था, जिससे पता नहीं क्यों ऐसा इंडिकेशन लगता है कि आप राजनीतिक
और जो है बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं, क्या आने वाली की इच्छा है आपकी राजनीति में? मेरी इच्छा नहीं है, राजनीति में लोगों को लाने की इच्छा है। जो मतलब आप बिहार से के प्रशांत किशोर अपने आप को बनाना चाह रहे हैं? प्रशांत किशोर का लेवल बहुत बड़ा है, हम किसी किशोर के लेवल पे नहीं है। हमको लगता है कि शहर में एक अच्छा कैंडिडेट हो, एक अच्छा मेयर हो, अच्छा विधायक हो, अच्छा जनप्रतिनिधि हो, एक अच्छा सांसद हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब है, मैंने कहा कि एक बेहतर विकल्प हो, उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ कि अच्छे लोग आए, अच्छे लोगों के लिए काम करने में भी मजा आता है। अगर वो जीते चाहे हारे, मुझे इसका गम नहीं होता है। मेरी क्रेडिबिलिटी इसी चीज पे है कि मैं कुछ बेहतर कर पाऊँ। तो मेरी राजनीति में आने की ख्वाहिश नहीं है, मगर इतना तो है कि जिनके लिए आऊंगा मैं खुलकर अच्छा, आऊंगा। इसमें ये कहावत फिट बैठता है, गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज तो नहीं कर रहा है? नहीं, कोई परहेज नहीं है, खुलकर मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं आऊंगा राजनीति में, चूंकि पत्रकारिता ही मेरे लिए सब कुछ है। और साथ साथ में लोगों के लिए मैं एक्टिव जर्नलिज्म और एक्टिव पॉलिटिक्स दोनों में हूँ, और आऊंगा तो खुलकर आऊंगा मैं। अच्छा, उसमें आपने उस पोस्ट में घोषणा करी है कि 15 तारीख के बाद से स्वराज यात्रा, ये स्वराज यात्रा है क्या? क्या ये प्रशांत किशोर की यात्रा से कुछ प्रेरित है या कुछ और? नहीं, ये स्वराज ही मेरी पुकार है, ये इसका थीम है, और यही इसका स्लोगन भी है, यही इसका पंच लाइन भी है। हम सोशल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल ये नहीं, और हम किसी से प्रेरणा वेरणा नहीं लेते हैं। थोड़ा इसको डिटेल्स में बताइए, हम बता रहे हैं, लोग समझ पाए कि हाँ एक्चुअली ये है क्या। मेरा मोटिव बहुत स्पष्ट है। अभी समाज में 4 चीजें जो है बहुत हावी है। पहला, मोबाइल का एडिक्शन है। बच्चे हिंसक होते जा रहे हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे काफी हाइपर हो रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो मेरे ख्याल से लगता है कि मोटिवेशन की जरूरत बच्चों को भी है, काउंसलिंग की जरूरत है, और पेरेंट्स को भी है। आप बच्चों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए उनको एक मोबाइल देते हैं। आप खुद का लाइफ डिस्टर्ब ना हो, आप दूसरे मोबाइल से दूसरे रूम में हैं। आपकी जो वाइफ है वो दूसरे रूम में है, अगला अगर बेटा बेटी है तो वो अगले रूम में है। कुल मिलाकर के आपका जो इमोशनल अटैचमेंट है वो खत्म होता जा रहा है। बाहरी चीजें अंदर आ रही हैं, वो बाहरी चीजें अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। बुरी चीजें ज्यादा हावी होती जा रही है। बच्चों को आप देखिए, 2 साल 3 साल का बच्चा अब जिद कर रहा है कि हम पहले यूट्यूब देखेंगे तब खाना खाएंगे। ये एक अभियान है, एक मुहिम है, इसको हम चला रहे हैं। इसको कहाँ, दूसरा दायरा क्या रहेगा? दायरा सभी पहले हम क्लियर करते समझ हैं। जाएंगे। दूसरा मेरा है ड्रग्स एडिक्शन, जो ब्राउन शुगर और एडिक्शंस और भी हैं। यूथ को हम मोटिवेट करना चाह रहे हैं, किस तरीके से लोग, बिहार शरीफ की हम बात कर रहे हैं कि बिहार शरीफ में करोड़ों का टर्नओवर होता जा रहा है ब्राउन शुगर का। हम लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, यूथ को, स्कूल्स कॉलेजेस कोचिंग्स में जाकर, कि ये कितना भयावह होने वाला है। हो सकता है कुछ देर का वो प्लेजर हो आपके लिए, बहुत सुकून में आप रहते होंगे, जो भी पीते होंगे, मैं नहीं जानता हूँ कौन पीते हैं, मगर इसके बाद उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है सोशल, फिजिकल और आपके फैमिली का, ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसके लिए एक अवेयरनेस चला रहे हैं। हालांकि हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि आप क्या करोगे नहीं करोगे, हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मानना नहीं मानना ये समाज तय करे, युवा तय करे, उनके पेरेंट्स तय करें, उनके अगल बगल के लोग तय करें। मगर इस पे है तीसरा, अभी जो टीजिंग का केसेस है, या बेटियों को भी अब थोड़ा सा सशक्त करना है मानसिक रूप से भी, कि अब जो सिस्टम है उसको समझना होगा। जो उम्र है, जो वक्त है, जिस चीज के लिए है उस पर आप फोकस करें। ये जो छिड़खानी हो रहा है, ये जो बीमारी है लोगों के मन में, उसको ठीक करना चाहते हैं। मतलब मोटे मोटे तौर पे अगर इसको समझे तो ये सोशल कॉज से जुड़ा हुआ है। चौथा, कुसंस्कृति के खिलाफ लोगों को हम समझाना चाह रहे हैं। ये जो कुसंस्कृति डेवलप हो रहा है, आज बच्चे बड़ों का आदर नहीं कर पा रहे हैं, हर मोड़ हर चौराहे पर मारपीट है, छोटी छोटी बातों में लोग तमंचा निकाल रहे हैं, गोली चला रहे हैं, मार रहे हैं बेतहाशा। आखिर इसका जो सोशल इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, कभी आपने सोचा है कि आप किसी को मारते हो तो वो एक घर अफेक्टेड नहीं होता है, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली है। एक घर नहीं रोता, उसके साथ पूरा घर रोता है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम किस लिए आए हैं इस धरती पे? कम से कम वो तो पता चले। एटलीस्ट हम देश के निर्माण में हाथ बटाना है हमको। क्या देश का निर्माण ऐसा हो सकता है?
हम अच्छे लोग हैं, हम अच्छे मतलब एक जिंदगी का सफर तय करना चाहते हैं, तो क्या ये सफर ऐसे कटेगा, इस पे हम चाहते हैं कि लोगों से बात करें। देखिए, फिर हम कह रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे, मानना ना मानना वो समझे, मगर ये मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा कि हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। अब वो पहल कितना ईमानदार हुआ तो आने वाला वक्त तय करेगा। मतलब मोटे मोटे तौर पे कहें कि ये आपका सोशल यात्रा होगा, सोशल काउज की यात्रा होगा, ना कि कोई पॉलिटिकल कोई पॉलिटिकल नहीं है। लेकिन आपका ये भी इच्छा आपकी है कि हम यूथ को जो है एक पॉलिटिकल तौर पे जो एक इंटरेस्ट तो रहता है, बट वो दबी जुबान में ही कुछ चीजें कह पाते हैं, उसको भी आप जगाना चाहते हैं। यूथ को गुमराह ना करे लोग। यूथ को लोग वोट बैंक में देखते हैं, यूथ को झंडा थमा देते हैं, स्लोगन दे देते हैं। यूथ किसी का वोट बैंक नहीं है। यूथ की अपनी समस्याएं हैं। यूथ को नौकरी चाहिए, यूथ को स्वरोजगार चाहिए, यूथ को पैसा चाहिए, एक अच्छा लाइफ चाहिए। हम कहते हैं कि आप यूज मत कीजिए, हम उनको यूज नहीं कराना चाहते हैं, बगैर लेकिन बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को बताना चाहते हैं कि उनका इंपॉर्टेंस क्या है। उनके इंपॉर्टेंस को आप डिग्रेड ना करें, उनके मोटिव को बर्बाद ना करें। वो आपका नारा लगाने के लिए नहीं है, यूथ आपका झंडा ढोने के लिए नहीं है, यूथ अपना जीवन का रास्ता तय करने के लिए है। आप उनको बरगलाए नहीं, भटकाए नहीं। पॉलिटिकली वो स्ट्रांग हो, डिसाइड करें कि उनके भविष्य के लिए व्यक्ति कौन अच्छा है। अच्छा, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आप सक्रिय राजनीति में कब तक आएंगे या नहीं आएंगे? हम तो आ चुके हैं सक्रिय राजनीति में। अगर पत्रकारिता भी सक्रियता के साथ कर रहे हैं, मतलब मैं अपने तो दर्शकों को बता दूं कि भाई हमारे जो रजनीकांत जी जो हैं, ये सक्रिय राजनीति में एक तरह से ये आ चुका है और ये इस प्लेटफॉर्म पे इन्होंने घोषणा भी कर दी। हाँ जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सक्रिय राजनीति क्या होता है। आप सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आप जब किसी अच्छे लोगों को प्रमोट करते हैं तो वो सक्रिय राजनीति ही कहा जा सकता है उसको। ये नहीं कि मैं उतर करके भाषण दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छे लोगों के लिए कैंपेनिंग होनी चाहिए, मैं वो करूंगा। अच्छा, एक चीज जो है मेरा थोड़ा सा ये जो है आपसे पर्सनल सवाल है कि ये आए दिन आपके ऊपर जो है सवाल या निशान लगते रहता है, वो मैं पूछना चाहूँगा लोगों, इसके माध्यम से शायद लोगों को क्लियर भी हो जाए कि आप इतने दिनों में बहुत सारे आपने वेंचर या बहुत सारी आपने ऐसे चीज़ें चलाई हैं, तो लोगों का कहना है कि आपके अंदर अस्थायित्व तो नहीं है। तो क्या ये जो आप अभी स्वराज यात्रा की बात कर रहे हैं या पॉलिटिकल जो बच्चों को जो एक ये नए लोगों का जो आप एक सपोर्ट की बात कर रहे हैं, क्या ये अस्थायित्व तो रहेगा? इसको आप कैसे लोगों का, मतलब ये बहुत बड़ा एक सवाल या निशान है। देखिए, मेरा पर्सनल लाइफ बहुत ही संघर्षों के बीच, बहुत टकराहट के बीच निकला है और अध्यात्म से मेरा बहुत गहरा नाता है। मंजिल पाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए इंसान को, अगर उसको ये पता है कि उसकी मंजिल है क्या। जैसे मुझे मेरा अपना मोटिव पता है कि जब तक हम समाज के लोगों में एक अच्छा समाज जब तक हम नहीं बना लेंगे, उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। अगर हम टीचिंग लाइन में बहुत सक्सेस हो जाते, बहुत करोड़पति हो जाते, पैसे वाले हो जाते, तो शायद पत्रकार नहीं बनते। मेरा मोटिव कुछ और है। मेरा मोटिव है कि हम एक राष्ट्र, सुंदर राष्ट्र, सभ्य समाज, सुंदर परिवार, एकजुट परिवार, इसकी परिकल्पना लेकर के चले हैं कि आखिरी सांस तक इस चीज का मलाल ना हो कि हमने देश के लिए और समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं किया। अब लोग कहते हैं कि ये आप सोचिए कि मेरे अंदर कितनी बड़ी कैपेसिटी है कि गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, दौड़ते भी हैं, दौड़ते हैं तो फिर मजा भी आता है। अरे लाइफ में कहीं ना कहीं प्रयोग जो है हम करते रहते हैं, हमको प्रयोग में मजा आता है। हम तो साइंटिस्ट टाइप के व्यक्ति हैं कि लगता है कुछ नया हो जाए। नया प्रयोग करना कौन सा गुनाह है? मतलब प्रयोग ही है ना, संयोग नहीं है ना? नहीं, प्रयोग ही है। प्रयोग के बाद अब आप सोचिए कि अब एक जो मेरा दर्शन है अध्यात्म का, उसको पाने के लिए हम कितना मेहनत करते हैं, कई चीजों से गुजर जाते हैं, कई चीजें आती है, बड़ा मजा आता है। अब तो भाई उसको पाने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप एक जगह अगर रुक जाएंगे तो वहां तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसे ही मेरा लाइफ है कि जो मैंने मोटिव सेट कर रखा है लाइफ में, उसको पाने के लिए नए नए प्रयोग होंगे और कुछ बड़ा होना होता है लाइफ में तो छोटी चीजें छूट जाती हैं। तो लोगों को लगता है कि आप 14 साल से हम पत्रकारिता कर ही रहे। आखिर में एक चीज, इसका जो है आप स्वराज यात्रा जो आप करने जा रहे हैं, स्वराज ही मेरी पुकार है, स्वराज यात्रा की नहीं होता है, स्वराज ही मेरी पुकार है। आप जो ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, कब से
समय और कैसे आपसे लोग जुड़ सकें, ये सारी डिटेल्स आप अगर बताएंगे तो लोगों को 15 ज़्यादा जनवरी अच्छा से है। इसकी शुरुआत है और उसमें आप भी शामिल हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग बनाएंगे और उसको हम 14 तारीख को फेसबुक पे लगाएंगे भी। वो ग्रुप वैसे लोगों को आमंत्रित करेगा जिनको कुछ करना है समाज में, और हर कोई को आना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हर कोई उससे जुड़े, अपना टाइम देख ले। हम लोग जब स्कूल्स में कॉलेजेस में जाएंगे तो जहाँ जहाँ रहेगा वो हम बताते जाएंगे कि ये फलना इस तारीख को ये है, ये है, ये है। लोग आए, जुड़े, एक ग्रुप हो, एक संवाद हो, शहर का भी माहौल बदले। अच्छे लोग घर में हैं तो बुरे लोग रोड पे हैं, जब अच्छे लोग रोड पे आ जाएंगे तो बुरे लोग घर पे दुबक जाएंगे। यही तो इस यात्रा का मूल उद्देश्य है। आपसे जुड़ना अगर कोई चाहेंगे तो कैसे जुड़ेंगे, कोई संपर्क सूत्र या? संपर्क सूत्र है मेरा 7004505700, ये मेरा पर्सनल नंबर है, और 9693098555 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और बाकी तो आप भी इस यात्रा में शामिल है तो आप भी अपना नंबर लोगों को बता दें। हाँ जी, हाँ जी। मेरा नंबर तो अब हर एक पोस्टर में रहता है, पोस्ट पे रहता है ऐसे 8294631419। और रही बात है लास्ट में, आखिर में इनसे लोगों को ये क्या संदेश देंगे, ये तो ऐसे तो इन्होंने जो भी संदेश देना था इन्होंने दिया, बट कुछ डिफरेंट जो है वो इन संदेश जो दें यूथ्स को ही, पॉलिटिकली हो चाहे सोशली हो, इसके ऊपर ये संदेश दें आखिर में। और बाकी जो उसके बाद हम लोग इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। संदेश मेरा बहुत स्पष्ट है। देखिए, हम जिस उद्देश्य से इस धरती पे आए हैं उसको पूरा करना है और खुद को जानना है कि हम किस लिए आए। हमारा उद्देश्य ये है कि हम समाज को एकजुट कर सके, देश को एकजुट कर सके, एक बेहतर राष्ट्र की परिकल्पना कर सके। जो शहर में माहौल है उसको बदलने की जरूरत है। रिश्ते नाते सब कमजोर होते जा रहे हैं। हम उस वैल्यूज को फिर से वापस करें और उस वैल्यू को समझें, एक दूसरे का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। हर वो चीजें या हर वो लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, हर कोई मूल्यवान है। किसी महिला का अनादर करना, किसी बेटी के साथ गलत कह देना, किसी के साथ भी, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, हम फर्क नहीं मानते हैं। हर का अपना एक लाइफ है, मगर लाइफ में एक दायरा है। हर का एक लक्ष्मण रेखा निर्धारित है। हर को इसका सम्मान करना चाहिए, किसी का डिसरिस्पेक्ट ना करें। और फिर हम देखते हैं कि हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। मगर एक बात जरूर कहेंगे कि उड़ान चाहे जितनी भी बड़ी हो, ज़मीन पे आना ही है और सब कोई ज़मीन से जुड़े। आप आगे कुछ भी बन जाए, पहले एक बेहतर इंसान बने, क्योंकि मेरा स्पष्ट एक लाइन है और मैं मानता हूं कि मौत जो होता है ना इंसान के लिए सबसे बड़ी क्षति है। मगर उससे भी बड़ी क्षति क्या है कि जब आप जिंदा रहें और आपके सामने आपके रिश्ते मर जाए। तो समाज में जो लोग आपके दोस्त हैं, परिवार हैं, उनकी वैल्यूज को समझे, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। बाकी विवाद से अगर मेरे ऊपर विवाद ना हो, आरोप ना हो, तो फिर रजनीकांत नहीं रहेगा। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि लोग मेरी बुराई करते हैं या इतना समय निकालते हैं, मेरे ऊपर रिसर्च करते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसको भी एंजॉय करते हैं। यही तो जीवन का सबसे अधिक मजा है कि आपके बारे में लोग रिसर्च करें, आपके ऊपर आरोप लगावें, आपको गलत ठहराने की कोशिश करें। तो गलत किसको ठहराया जाता है? जो सही होता है उसको ही गलत आप ठहरा सकते हैं। आप पत्थर पे ही हथौड़ा चला सकते हैं, पानी पर नहीं। तो जो मजबूत होता है उस पर प्रहार भी होता है। प्रहार को स्वीकार करना चाहिए। और हम अस्थिर हैं या स्थिर हैं, हम जो भी हैं, हम समाज के लिए हैं, अपने घर वालों के लिए हैं और अच्छे हैं। मुझे लगता है कि और बेहतर होना है, इसलिए छोटी चीज़ों को इग्नोर करके ही बड़ी चीज़ों को हासिल किया जा सकता है। अब आप लोग से ये कहना है कि अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, अगर बुरा भी लगे तो भी कमेंट कीजिएगा, और अगर कुछ कमी दिखे तो भी कमेंट बताइएगा कि हम लोग इसको कैसे और ये कर सकते हैं। आज मेरा पहला इंटरव्यू, वैसे मैंने बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन लाइव सेशन में मैंने इंटरव्यू लिया, ये ऑफलाइन सेशन में पहला इंटरव्यू है। और हम लोग फिर आगे और भी लोगों से मुखातिब होंगे। और तब तक के लिए मैं, रजनीकांत जी, आपने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विशेष धन्यवाद, क्योंकि मैं 2 दिन से इनको कह रहा था कि अब एक संदेश जाना चाहिए समाज को। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि इनके जो स्वराज ही मेरी पुकार है, इसमें आप लोग भी शामिल होइए और जुड़िए
और ज़रूरी नहीं होता है कि आप पर्सनल अपने बेनिफिट देखें, हो सकता है दूसरे के बेनिफिट से आपका भी बेनिफिट हो, और ये मैक्सिमम होता है। हम लोगों ने पिछले 17 साल 16 साल से यही हम लोग देख रहे हैं कि दूसरे के ही जो है बेनिफिट में हमारा भी बेनिफिट छुपा हुआ है। हम तो कहते हैं जो कोरोना काल में, हम एक लास्ट में बता दें, कोरोना काल में जब पूरी दुनिया की सिस्टम पैरालाइज हो गई थी, तो ये पूरा शहर गवाह होगा। मुझे थोड़ी बातें करने की आदत नहीं है, मैंने उस पर भरोसा किया कि वो है तो दुनिया है। हम लोग कोविड से जितने भी संक्रमित लोग रहे, हॉस्पिटल पहुंचाना हो, ऑक्सीजन लगाना हो, कितने लोगों की मौतें, हम तो बहुत लोग को खो चुके हैं, उसके बाद भी तटस्थ खड़े रहे लोगों की सेवा में। इसलिए हम लोग किसी चीज़ को सर्टिफाइड करवाने के लिए नहीं है, ना सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत है। हम लोग जो भी हैं इस भरोसे के साथ हैं कि वो है तो दुनिया है। बाकी मेरी ज़िंदगी थोड़ा सा रहस्यमयी हो सकता है, मगर फिर भी सभी के लिए अच्छा है। चलिए, इसी नोट पे हम लोग जो इस इंटरव्यू का समापन करते हैं, और फिर हम लोग अगली बार जो है किसी और टॉपिक पे और किसी और व्यक्ति के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।